प्रिय विद्यार्थियों, आज नए साल 1 जनवरी 2021 के पहले दिन आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कई दिनों से हम हिंदी साहित्य में आधुनिक काव्य के अंतर्गत छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने उनकी इस आंसू कविता के 34 पदों तक का अध्ययन कर लिया है। 34 पद से आगे आज अध्ययन करेंगे। तो आइए आप देखें स्क्रीन पर छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू के पद। 35वें पद के अध्ययन से पूर्व मैं आपको इससे पूर्व वाले पद का थोड़ा सारांश बता देता हूँ, जिससे भाव का जो है तारतम्य बना रहे। पूर्व पद में कवि एक ब्रही हृदय के अपनी प्रेयसी से प्रथम मिलन को व्यक्त कर रहे थे। एक ब्रही हृदय कहता है कि हे प्रेयसी, जब तुमसे मेरा पहली बार परिचय हुआ या तुमसे मेरा जो प्रथम मिलन हुआ, उस समय तुम्हारा जो रूप सौंदर्य था, उस रूप सौंदर्य अनोखा था। आप मेरे जीवन की जो गोधूली है उसमें कौतूहल बन करके आए थे। ये चर्चा चल रही थी, ये प्रसंग चल रहा था। अब आप देखें 35वां पद, कवि आगे क्या लिखते हैं। 35वें पद में यहाँ आप देखें इसको, ये 35वां पद है। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आंखों में काली पुतली सी, पुतली में श्याम झलक सी। ये पद यदि व्याख्या के लिए आता है तो आप पहले प्रसंग लिखेंगे कि एक ब्रही प्रेमी हृदय के लिए उसकी जो प्रेयसी का जो प्रथम मिलन था वो उसे किस तरह से लगा, इसी का वर्णन यहाँ कवि कर रहे हैं इस पद में। तो देखें, पुनः पढ़ें। घन में सुंदर बिजली सी, कवि लिखते हैं एक ब्रही हृदय कहता कि जिस तरह से, घन कहते हैं आकाश को, जिस तरह बादल को, घन कहते हैं बादलों को, जिस तरह से बादल में बिजली जो चमकती है वो बड़ी ही सुंदर लगती है, क्योंकि बादल सांवले रंग के होते हैं और जो बिजली होती है वो श्वेत वर्णा होती है, सफ़ेद रंग की होती है। तो जब जहाँ थोड़ा अंधकार है, जहाँ कालमा है, वहाँ बिजली जब चमकती है तो बड़ी ही सुंदर लगती है। इसलिए ब्रही हृदय कहता है कि हे प्रेयसी, जब तुमसे मेरा प्रथम परिचय हुआ, तुमसे मेरा प्रथम मिलन हुआ, या तुम्हें जब पहली बार मैंने देखा तो तुम कैसी लगी मुझे। बताते हैं, घन में सुंदर बिजली सी, कि हे प्रेयसी, तुम मुझे ऐसे लगी जैसे बादलों में सुंदर बिजली की तरह, और बिजली में चपल चमक सी। और देखिए, पहले तो बादलों में सुंदर बिजली सी लगी, और बिजली के अंदर भी बिजली में चपल चमक सी। चपल कहते हैं चंचल। बिजली में जो चंचलता होती है, चंचलता के साथ जो चमक होती है, उस चमक की तरह दिखाई दी। अब आप देखिए, पहले भी कई बार ये प्रसंग आया है कि एक प्रेमी हृदय के लिए उसके प्रेमी पात्र अर्थात प्रेयसी की सुंदरता से बढ़कर और संसार में कोई वस्तु सुंदर दिखाई नहीं देती। तो इसीलिए उसी भाव को यहाँ व्यक्त करते हुए कवि लिखते हैं कि हे प्रेयसी, प्रेमी हृदय कहता है कि जब तुम मुझे पहली बार दिखाई दी तो मुझे तुम आसमान बादलों में बिजली की तरह लगी, और बिजली में भी तुम जो चंचल जो चमक है ना, उसकी तरह तुम मुझे दिखाई दी। और आंखों में काली पुतली, हमारी जो आंख होती है, आंख के अंदर एक काली पुतली होती है। तो आप देखिए, क्योंकि पुतली के अभाव में
आंख का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो दृष्टि जो प्रदान करती है वो पुतली ही प्रदान करती है। यदि पुतली नहीं है तो आंख का होना ना होना बराबर है। तो देखिए, और ये जो आंख है बड़ी प्रिय होती है, क्योंकि आंख के बिना सारा संसार सूना दिखाई देता है, कुछ देख ही नहीं सकते, सूना लगता है। इसलिए यहाँ लिखा है आंखों में काली पुतली कि हे प्रेयसी, जिस तरह से आंख में काली पुतली होती है वैसे ही तुम मुझे दिखाई दी। और पुतली में श्याम झलक सी, और पुतली के अंदर भी श्याम कहते हैं सांवला, काली, एक झलक, एक सौंदर्य, एक रूप, एक स्वरूप, एक छाया जो दिखाई देती है, वैसी मुझे तुम दिखाई दी। देखिए कितना अच्छा वर्णन यहाँ कवि ने किया है कि बिजली, बादलों में बिजली की तरह और बिजली में भी चमल चमक की तरह तुम मुझे दिखाई दी, और आंखों में काली पुतली की तरह, और पुतली में भी जो एक श्यामलता होती है, एक श्याम झलक होती है, एक काली झलक होती है, उसकी तरह मुझे तुम दिखाई दी। ये कवि वर्णन करता है एक ब्रही हृदय के द्वारा अपनी प्रेयसी के प्रथम मिलन या प्रथम परिचय में उसके देखे हुए रूप सौंदर्य का। अब जब हम विशेष या साहित्यिक सौंदर्य का संधारण करेंगे तो आप देखें यहाँ पर 3 पंक्तियों में सी शब्द आया है। कैसी लगी बिजली सी, कैसी लगी चमक सी, कैसी लगी श्याम झलक सी। तो प्रथम दृष्टा हम लिख सकते हैं कि सा सी से जो शब्द हैं उपमा सूचक शब्द होते हैं, इसलिए इस पूरे पद में उपमा अलंकार है। दूसरा, यदि अलंकार का निर्धारण करें तो आप देखें चपक, चपल और चमक यह चावर्ण की आवृत्ति है, तो इसलिए हम इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप विशेष का संधारण करेंगे। भाषा के स्तर पर आप तत्सम शब्दावली भाषा लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं कि एक प्रेमी के लिए इस संसार में उसी प्रेयसी से बढ़कर और कुछ सुंदर है ही नहीं, ऐसा भाव यहाँ व्यक्त हुआ है। इससे आगे वाला पद देखें। आगे वाले पद में ये 36वां पद है। प्रतिमा में सजीवतासी, बस गई सो छवि आंखों में, थी एक लकीर हृदय में, जो अलग रही लाखों में। आप यहाँ देखें वही प्रसंग चल रहा है, पूर्व प्रसंग। कैसी लगी बादलों में सुंदर बिजली की तरह तुम मुझे लगी, कैसी लगी बिजली में जो चंचल चमक है उसकी तरह लगी, तुम मुझे कैसी लगी आंखों में पुतली की तरह लगी, और पुतली में जो श्यामल झलक होती है उसकी तरह मुझे लगी। उसी में आगे बढ़ते हुए यहाँ कवि लिखते हैं कि एक ब्रही जो हृदय है वो अपनी प्रेयसी के रूप सौंदर्य को कैसे याद करता है। प्रतिमा में सजीवतासी, प्रतिमा कहते हैं मूर्ति को। आपने देखा होगा जब हम किसी मूर्ति की दर्शन करते हैं और मूर्ति इतनी सुंदर होती है, ऐसे लगता है जैसे ये सजीव है, यानी इसमें प्राण है। ऐसे लगता है जैसे अभी अभी ये बोलेगी, ऐसे लगता है कि अभी अभी उसके भाव भंगिमा को देख करके ये कुछ क्रिया करेगी। तो वो जो सुंदरता के साथ में, अपूर्व सौंदर्य के साथ में जो मूर्ति गढ़ी जाती हैं वो वास्तव में सजीव जैसी लगती हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये निर्जीव एक पाषाण प्रतिमा है, एक पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे सजीव कोई प्रतिमा खड़ी हुई है। तो कवि कहता है कि हे प्रेयसी, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तो ऐसा लगा प्रतिमा में सजीवतासी, जैसे कोई सजीव मूर्ति की तरह हो तुम, बस गई सो छवि आंखों में। अब ये जो रूप सौंदर्य है ये एक प्रेमी के आंखों में बस जाता है, निकलता ही नहीं है। बार बार आंखों के सामने वही रूप सौंदर्य दिखाई देता है, झलकता रहता है। इसलिए यहाँ कवि लिखते हैं बस गई सो छवि आंखों में। सो छवि, छवि यानी सुंदरता, सो यानी अच्छी। अब देखिए सो छवि, आपकी जो अच्छी छवि थी, आपका जो रूप सौंदर्य था, वो मेरी आंखों में आकर के बस गया। थी एक लकीर हृदय में। अब देखिए आंखों तक ही बात सीमित नहीं रही, आंखों में तो वो रूप सौंदर्य समा ही गया, आंखों में तो वो रूप सौंदर्य स्थायी हो गया, लेकिन आंखों में ही नहीं, थी एक लकीर हृदय में। उस रूप सौंदर्य की एक रेखा, लकीर कहते हैं रेखा को, एक रेखा
मेरे हृदय में भी जा कर के बस गई। और वो रेखा ऐसी थी जो अलग रही लाखों में, जो लाखों में भी अलग थी, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। एक प्रेमी के लिए उसका जो प्रेमी पात्र है, उसकी जो प्रेयसी है, उसका जो रूप सौंदर्य है, उस रूप सौंदर्य से बढ़कर उसको संसार में कुछ सुंदर लगता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ कवि लिखते हैं, थी एक लकीर हृदय में, उस सौंदर्य की एक लकीर, एक रेखा कहाँ बस गई? हृदय में। और वो ऐसे बस गई जो अन्य रेखाओं में, लाखों लिखा है, जो अलग रही लाखों में, ऐसी लाखों रेखाओं में वो बिल्कुल अलग थी, अनुपम थी। ऐसी एक लकीर, ऐसी एक रेखा तुम्हारे रूप सौंदर्य की मेरे हृदय में बस गई, ये इसका भाव था। अब बात यदि विशेष या साहित्यिक सौंदर्य की करें तो आप देखें, भाषा के स्तर पर प्रतिमा है, सजीवता है, स्वच्छवि है, हृदय है, लकीर है। यहाँ आप तत्सम शब्दावली युक्त भाषा लिख सकते हैं। जहाँ अलंकारों की बात आए तो आप देखें, पहली पंक्ति में ही सजीवता सी, तो सासी से उपमा है। और आप वही बात यहाँ दोबारा से लिख सकते हैं कि एक प्रेमी हृदय के लिए उसके प्रेमी पात्र के रूप सौंदर्य के सामने सारा संसार उसे अच्छा नहीं लगता है, या सारे संसार से बढ़कर उसकी प्रेयसी का रूप सौंदर्य उसे दिखाई देता है। इस तरह से विशेष का संधारण कर सकते हैं। ये पद आगे और देख लें। एक पद 37वां, माना के रूप सीमा है, सुंदर तब चिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। अब देखिए, इस रूप सौंदर्य को याद करते हुए आगे लिखता है, माना की रूप सीमा है। कभी लिखता है कि ब्रही हृदय कहता है कि एक बार ये मान लिया जाए, जो रूप होता है, जो सौंदर्य होता है, वो एक सीमा में बंधा हुआ होता है। रूप की एक सीमा है, सौंदर्य की एक सीमा है। सौंदर्य असीम नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या लिखते हैं कवि, माना के रूप सीमा है, सुंदर तब चिर यौवन में, और वो तभी तक सुंदर लगता है, तब चिर यौवन में। यौवन में वो हमेशा, चिर यौवन, चिर कहते हैं हमेशा, हमेशा यौवन में वो स्थायी बना रहता है। पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। लेकिन सौंदर्य ढलता है, उम्र के साथ साथ सौंदर्य ढलता है, स्वरूप ढलता है, लेकिन जो रूप सौंदर्य हृदय में समा गया, पर समा गए थे, हृदय में बैठ जाना, हृदय में समा जाना, पर समा गए थे मेरे, कहाँ? मन के निस्सीम गगन में। मेरे मन के निस्सीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, गगन यानी आकाश। मन को क्या कहा है? आकाश होता है, असीम होता है, आकाश की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। तो ऐसे ही एक ब्रही हृदय ने, एक प्रेमी हृदय ने अपने मन को क्या कहा है? निस्सीम गगन। ऐसे ही मेरा मन, मन की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे कोई पक्षी उड़ कर के इस असीम और निस्सीम आकाश में जाकर के समा जाए, वैसे ही आपका जो रूप सौंदर्य है वो मेरे इस मन में समा गया, जो मन असीम है, असीम आकाश की तरह है, उसमें मेरा ये मन समा गया। ये यहाँ कवि ने वर्णन किया है। बात वहीं फिर विशेष की और साहित्यिक सौंदर्य की करेंगे तो आप तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा लिख सकते हैं। और यहाँ पर मन को जो है निस्सीम गगन बताया है, क्योंकि मन की भी कोई सीमा नहीं होती और आकाश की भी कोई सीमा नहीं होती। इसलिए यहाँ पर मन को जो है आकाश का रूप दिया है। इस नीचे वाली पंक्ति में आप रूपक अलंकार लिख सकते हैं। इस तरह से आप साहित्यिक सौंदर्य या विशेष का निर्धारण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल पढ़ेंगे।